कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। और घर पे आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ, एक चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, फॉर्म डिसॉल्व होना। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये दो बातें हैं, दोनों के बीच डिफरेंस डेफिनेटली आएगा। ये एकदम अच्छे से अब जो है आप इसे देख लेंगे। मैंने बता दिया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये दो बातें हैं। सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि एनी चेंजेस अकर्स ड्यू टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ड्यू टू डेथ और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, या सारे पार्टनर डिसाइड करते हैं कि नहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, फॉर्म को फिर से रीवैल्यू किया जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि फॉर्म डिसॉल्व नहीं होता है, पार्टनरशिप जो है, पार्टनर्स के बीच जो रिलेशन है वो डिसॉल्व होता है। लेकिन ये जो चैप्टर है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या होता है कि फॉर्म एंड होगा, यानी कहने का मतलब कोई भी फर्दर एक्टिविटी ऑफ फॉर्म में नहीं होगा, यानी फॉर्म में ताला लगाना है, यानी कहने का मतलब फॉर्म अब नहीं। तो सीबीएसई वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेकेंड टर्म में ये आने वाला है, और जो जितने भी बोर्ड्स हैं उसमें उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये जो चैप्टर है बहुत आसान है, ऐसा नहीं आप समझे कि बहुत टफ है, कुछ भी नहीं, बहुत। मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ स्ट्रिक्टली वे में इसको मैं क्या सॉल्व भी करना सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको इसका जर्नल एंट्री जानना है, मैं जर्नल एंट्री बताऊंगा, और उसके बाद आप इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो आई बटन को प्रेस करके आप देख सकते हैं, सेकंड पार्ट, ठीक है। इस पार्ट में आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे जर्नल एंट्री किया जाता है। जर्नल एंट्री से रिलेटेड 3 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो आप लोग रेडी? सबसे पहले मैं बता दूं आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये जो चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, बहुत ही आसान है। पार्टनरशिप फॉर्म, तो आपसे डिफरेंस पूछ सकता है कि मेक डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। पार्टनर्स के बीच जो रिलेशन चेंज होता है, ठीक है, कारण हो सकता है कभी कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है फॉर्म में, फॉर्म को फिर से रिवैल्यू करना, दैट मीन्स पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, ठीक है। कोई पार्टनर, किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, या कोई पार्टनर फॉर्म से रिटायर कर रहा हो, ठीक है, तो ऐसे केस में फिर से फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, फॉर्म का डिसॉल्व हो जाना। फॉर्म क्या होता है? द एक्टिविटी ऑफ द फॉर्म विल गो डिसकंटिन्यू, यानी फॉर्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, यानी अब नहीं चलने वाला है फॉर्म को एंड करना है। मैं बता दूं, सपोज मान लीजिए कि 2-3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, सपोज बिजनेस कर रहे थे, बहुत खुशी खुशी बिजनेस कर रहे थे, ठीक है। और अचानक तीनों ने डिसाइड किया गया फॉर्म को अब डिसॉल्व कर देना है, फॉर्म को ख़त्म कर देना है, अब हम लोग आगे कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, फॉर्म नहीं चलेगा, सब अपने अपने रास्ते। तो ऐसे केस में क्या होता है कि सिर्फ ताला लगाने से नहीं ना होता है, उसका कुछ प्रोसीड्योर है, उस प्रोसीड्योर को फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म को बंद किया जाता है, ठीक है। क्या है? सपोज मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि 3 पार्टनर था, ए था, एक बी था और सी था। तीनों क्या करते थे, बहुत अच्छे से बिजनेस चल रहा था इन लोगों का। अचानक क्या होता है, तीनों ने डिसाइड किया कि फॉर्म डिसॉल्व हो जाए। तो इसने कुछ पैसा लगाया था, इसने कुछ पैसा लगाया था, इसने कुछ पैसा लगाया था, ठीक है, और प्रॉफिट को आपस में बांटते भी थे। अचानक फॉर्म बंद होने से अब यह टोटल एसेट, सपोज मान लो 1 लाख का एसेट था, मैं 3 लाख कर देता हूँ, ठीक है, और कुछ बाहर वाले से उसने 2 लाख रुपीज़, कोई क्रेडिटर था फॉर्म का जिसको पैसा देना था, या बैंक से लोन ले रखा था उसको देना था, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये जो एसेट है ना, इस सारे एसेट को सेल करना होगा, इससे कैश रियलाइज, मतलब इसको लिक्विडेट करना है, यानी इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, यानी कैश में कन्वर्ट करना है इसको। तो इस एसेट को सेल किया जाएगा, उसमें मशीन हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे एसेट हो सकते हैं, सबको सेल किया गया। सेल कर, स्टॉक भी पड़ा हुआ रहेगा, हो सकता है कोई कमोडिटी परचेज करके सेल करता था वो, ठीक है, तो वो स्टॉक सबको सेल करेगा। इस 10 लाख से उसको जो रियलाइज हुआ है टोटल, सपोज मान लो इतना का एसेट था, उसने सेल करके जो रियलाइज किया है, हो सकता है 9 लाख रियलाइज हुआ, 9 लाख। सबसे पहले किसको पे करेगा पता है? आउटसाइडर को। जो आउटसाइडर लायबिलिटी होता है ना, सपोज मान लो कोई क्रेडिटर होगा उसको पे करेगा, बैंक से लोन लेखा उसको पे करेगा। सपोज सब मिला करके 2 लाख था, तो 9 लाख से 2 लाख माइनस हो गया, तो जो बचा रेस्ट 7 लाख, ये पार्टनर्स क्या करेंगे आपस में
बांट लेंगे। तो ये तो मैंने सिंपल तरीके से बता दिया कि आपके माइंड में कंसेप्ट आ जाए कि डिसॉल्व कैसे होता है फॉर्म। इसके लिए क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री जानेंगे। सबसे पहले जर्नल एंट्री करना होता है। जर्नल एंट्री करने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है। क्या क्या सीखना है मुझे इस चैप्टर में, वो मैं आप लोगों को बता दूं। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसमें सीखना क्या क्या है। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज पहला टॉपिक ये रहेगा। दूसरा टॉपिक रहेगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट सीखेंगे। तीसरा हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। इससे ये पता चलेगा किस पार्टनर को कितना देना है। और 4 नंबर पे हम लोग सीखेंगे कैश अकाउंट बनाना, ठीक है, या बैंक, इस दोनों में से कोई एक सीखना है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया दिस जर्नल एंट्रीज, जर्नल कैसे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट आपको बनाना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये फॉर्म का जो प्रोसीड्योर है, बस इतना करने के बाद फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। सारे पार्टनर्स को पेमेंट करके फॉर्म को द एंड किया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले दूसरी बात कि सेकंड वीडियो जो है इसके बाद वो आई बटन को प्रेस करेंगे आप, और प्रेस करने के बाद इस वीडियो को देखें, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो होगा, उसका नेक्स्ट एक एक करके आप वीडियो देखते रहें, वो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा, उसमें आप डिसॉल्यूशन के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश, ठीक है। तो सबसे पहला जो एंट्री है वो मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्म का जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है, उस फाइनेंशियल पोजीशन को पहले देखना होता है कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं लेता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बेस ले लेता हूँ और इसमें सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा जर्नल एंट्री, ठीक है। जो एग्जाम में हो सकता है जर्नल एंट्री नहीं पूछता है अगर, तो ये तीनों आप बना लेंगे। अगर आपसे सिर्फ पूछता है जर्नल एंट्री तो सिर्फ जर्नल एंट्री करेंगे। अगर आपसे पूछता है जर्नल एंट्री करना है, रियलाइजेशन अकाउंट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, कैश अकाउंट, तो आप करेंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री के लिए क्या होता है, सबसे पहले जितने भी एसेट होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एंट्री क्या होगा वो होगा, मैं बता दूं। तो मैं एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन से प्रैक्टिकल करके बता दूं या मैं थ्योरेटिकल बता देता हूं। तो थ्योरेटिकल अगर बताता हूं तो पहले आप उसे देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन का मैं कर देता हूं। सबसे पहला जो एंट्री होगा, इसको नोट करना बहुत जरूरी है आपके लिए, या बार बार फ्रिक्वेंटली सुनेंगे, याद हो जाएगा। टोटल 8 या 9 एंट्री हैं, उस एंट्री को माइंड में रिकॉर्ड कर लो पूरी तरह से। फर्स्ट एंट्री मैं बता दूं, फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे कि बैलेंस शीट दे रखा होगा, ये जितने भी एसेट्स हैं, ठीक है, सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, एक्सेप्ट कैश बैंक। कैश बैंक को छोड़ करके, कैश को और बैंक को छोड़ देना है। इसके बाद सारे एसेट्स को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट, that account which is prepared to know the profit, clear, and that shows the all realized value and book value of the assets and liabilities and the all payment of liabilities, okay। तो मैं बता दूं यहाँ पे कि एसेट जितना भी होगा उसको सबसे पहला स्टेप उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो एंट्री का क्या है, मैं बता रहा हूँ, फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। तो पहला एंट्री जो आप लोग करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, सपोज मान लो कि वहां एसेट है, बिल रिसीवेबल है, टू डेटर है, टू स्टॉक है, टू फर्नीचर है। तो सारे क्वेश्चंस में आपको जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहा है तो पहले सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है, या 2 4 5 ट्रांजेक्शन देगा, जर्नल एंट्री करने के लिए बोलेगा। अच्छा सर यहाँ आप अमाउंट क्या पुट करेंगे, तो फर्स्ट वहाँ देखो बिल रिसीवेबल है ना 300, वहाँ कितना है 2400, वहाँ क्या है 750 और वहाँ क्या है 50 है। पूरा को ऐड करेंगे, ऐड करके जो बुक वैल्यू होगा यहाँ शो कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करके हमारा कितना हो जाएगा, 2000, ये हो जाएगा 2121 यानी 2100, क्योंकि यहाँ पे देखना है सबसे पहले 2000 और 3000 और ये देखो यहाँ पे कितना होता है, ये भी 1000 हो जाएगा, तो 4000 हो गया, ठीक है, 4050,
4050 और यहाँ 50 है तो हो जाएगा 4100, 4100, 4500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4500। अब हम लोग को करना क्या है इसमें? सबसे पहले तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? 4500 बुक वैल्यू जो होगा उसको यहाँ पे शो करेंगे आप लोग। इसके बाद इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री एकदम याद करना सारे क्वेश्चंस में, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा वो एंट्री करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीआर, टू डेटर, टू स्टॉक, टू फर्नीचर। बुक वैल्यू देख के कॉपी कर लेना है। नरेशन लिखेंगे, बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री मैं बता दूं आपको। सेकंड में आप देखेंगे, एक मिनट, अब देखें, अब इसके बाद जो बारी आती है वो लायबिलिटी की बारी आती है। लायबिलिटी को ट्रांसफर करना होता है रियलाइजेशन अकाउंट में। लायबिलिटी में, तो लायबिलिटी में याद रखना सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर और बीपी, क्रेडिटर और बीपी। लोन भी ट्रांसफर करते हैं, ठीक भाई, और भी कुछ लायबिलिटीज है, लेकिन वैसे नहीं। आपको यहाँ पे माइंड में सेट करना है क्रेडिटर और लायबिलिटी, लोन को नहीं करना जब तक कि कुछ एडजस्टमेंट में कुछ बोला ना हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना क्रेडिटर और बीपी, बिल्स पेबल और क्रेडिटर। तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ क्रेडिटर दिख रहा है ना, तो इसको ट्रांसफर करना होता है रियलाइजेशन अकाउंट में। इसका एंट्री देखो अपोजिट, रिवर्स करना, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका एंट्री क्या लिखोगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। बिल्स पेबल होता है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये दो एंट्री मैंने कर दिया। फर्स्ट एंट्री होगा, नरेशन होगा उसका, बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड एंट्री क्या होगा उस पर देखना है। थर्ड एंट्री को मैं बता दूं आपको, अभी सारे एसेट्स को सेल किया जाता है। अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग ऑफ एसेट्स, जर्नल एंट्री फॉर अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग ऑफ एसेट्स। अब ये सारे एसेट्स को सेल करना है। सेल करके जो पैसा आता है उसके लिए थर्ड एंट्री ये करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये कितना होगा अमाउंट? तो देखो यहाँ पे क्या है, द शेयर प्रॉफिट, देखो दे शेयर प्रॉफिट, they share profit and losses in the ratio of 5:3:2, okay। डेटर अमाउंटिंग 200 प्रूव्ड बैड, यानी कि डेटर जो है 200 जो है वो बैड हो गया, मतलब बुरा हो गया, देने वाला पैसा नहीं है, वो बैड डेट्स हो गया वो। तो यानी 2200 हमसे डेटर से रियलाइज होगा। तो यहाँ मैंने लिख लिया डेटर से 2400 की जगह पे कितना मिला? 2200, क्योंकि 200 रुपया डूब चुका है। द बी आर वेयर रिसीव्ड इन फुल, तो बी आर जितना का था 300 उतना में रियलाइज हो गया, सेल हो गया, ओके। द स्टॉक रियलाइज 1700, चलो स्टॉक से 1700 आ गया, क्लियर, ये भी क्लियर है। फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय बी, वो बी ने फर्नीचर को ले लिया, बिका नहीं है, कैश में नहीं हुआ है, रुक जाएंगे अब। तो यहाँ पे कहने का मतलब और भी दिख रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं है, यानी वो एक्सपेंस दे रखा है 2 रखे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एसेट था जिसमें 3 एसेट सेल हुआ। सेल करके कितना अमाउंट आएगा पता है ना तुमको? ये हो गया 2000 और ये 4200, 4200 का हमारा क्या हो रहा है? कैश रियलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? 4200। ये क्रेडिटर कितना था? 2750, यानी एक डेबिट और एक क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ 4200 ये मैंने एंट्री कर दिया, क्योंकि देखो सबसे पहले क्रेडिटर को मैंने ट्रांसफर किया, पहले एसेट को ट्रांसफर किया, लायबिलिटी को ट्रांसफर किया। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि सारे एसेट को सेल करना है, उसके बाद लायबिलिटी को पेमेंट करना है। तो ये मैंने कर दिया ये एंट्री। तो इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग कैश रियलाइज्ड आफ्टर सेलिंग ऑफ एसेट्स, बीइंग कैश रियलाइज्ड आफ्टर सेलिंग ऑफ एसेट्स। बहुत ही आसान है, बस ध्यान से सुनना है, देखना है, समझना है, क्लियर। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट लिख दिया मैंने 4200। अब आता है नंबर 4 एंट्री। इसके बाद पहला स्टेप तुमने क्या देखा? एसेट को ट्रांसफर करना, लायबिलिटी को ट्रांसफर करना, फिर एसेट को सेल के जो पैसा आएगा सेल करके उसके लिए एंट्री करना, क्लियर। यहाँ कैश की जगह बैंक लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री मैं इसको लिख देता हूँ पहले, नंबर 4 पे देखना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 नंबर पे क्या करना? अब क्या एक पार्टनर था जिसने क्या किया था? स्टॉक किया, क्या लिया था? फर्नीचर ले लिया था। फर्नीचर किसने ले लिया? बी ने ले लिया था। तो बी ने ले लिया तो बी रिसीवर है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कि उसको सेल नहीं किया गया, उसको दे दिया गया, तो रिसीवर डेबिट होता है ना। अगर क्वेश्चन में देखना कि व्हेन अ पार्टनर टुक ओवर एसेट, कहते हैं ना व्हेन अ पार्टनर टुक ओवर एसेट, ठीक है, तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन।
तो बी ने ले लिया, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान रखना, बी ने एसेट को ले लिया था। कितना का ले लिया था? जितना का था उतना ही ले लिया, 50 का ले लिया। क्लियर? ये भी एंट्री आपने देख लिया। इसके बाद नंबर 4 था, ये नंबर 4 एंट्री था। ठीक है, नंबर 4 के बाद अब मैं आपको बताऊं नंबर 5। सारे एसेट को बेच दिया तुमने, कैश में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे याद है 4200 कैश में आया था, और लायबिलिटी को जो है उसको भी ट्रांसफर कर दिए थे। तो अब मेरा अब नेक्स्ट जो नंबर 5 होगा, वो नंबर 5 होगा लायबिलिटी का पेमेंट करना, क्योंकि पैसा मेरे पास है, आउटसाइडर को पहले पे करता हूं मैं। पे करने के लिए क्या एंट्री करना होता है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना देना है? तो इसमें कुछ क्रेडिटर के बारे में बोलता ही नहीं है कितना देना है। तो टोटल का टोटल अमाउंट 2750 आपको पे कर देना है। अगर वही कह देता है ना कि 2700 ही देना है, तो 2700 देना है, उससे ज़्यादा नहीं देते या उससे कम नहीं देते। ठीक है, 2700 जितना कहता है उतना कहते, कुछ कहा नहीं, फिर भी पे करना है आउटसाइडर को। ठीक है, तो रिएक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका क्या होता है कि व्हेन पेमेंट ऑफ लायबिलिटी या फॉर मेकिंग पेमेंट, या ठीक है फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए कौन सा एंट्री करते हैं? तो कहिएगा रिएक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, अगर कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंस भी है, यानी कहने का डिसोल्यूशन में कुछ खर्च भी हो जाता है एसेट्स को रियलाइज कराने में, ठीक है, तो उसके लिए एंट्री सेम एंट्री करना है। ठीक है, तो यहाँ बोलता भी है ना कि रिएक्शन एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस ऑफ रिएक्शन अमाउंट टू 200, सेम एंट्री करना है इसका। फॉर एक्सपेंस मेड ऑन रियलाइजेशन, उसके लिए एंट्री करना है ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे? कैश अकाउंट। अमाउंट कितना था? 200। बहुत ही आसान है, ये नंबर 6 का एंट्री है। एक एक करके मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। अभी रिएक्शन टू कैश, रिएक्शन टू कैश, दोनों के लिए एंट्री हो गया। तो आपने देखा कि लायबिलिटी का भी पेमेंट कर दिया, पहले तो एसेट को ट्रांसफर किया, लायबिलिटी को ट्रांसफर किया, उसके बाद एसेट को सेल करके जो पैसा है उसके लिए किसी पार्टनर ने एसेट ले लिया वो, उसके बाद लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, उसके बाद इसका पेमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट 2-3 एंट्री और करने हैं, 2-3 एंट्री और करने हैं। वो किस लिए? पेमेंट करने के लिए, जो उसको टोटल पेमेंट करके उसको घर भेज दिया जाएगा। एक होगा प्रॉफिट या लॉस का एंट्री करना है। ठीक है, इसके बाद बताऊं आपको, सर तो प्रॉफिट निकालना है। हाँ, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। कैसे बनाते हैं? देखो कितना ट्रिकली वे में बताने वाला हूँ रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। इससे पहले थोड़ा सा मैं एक बार हल्का सा इसको फिर से रिकैप करूँ। फर्स्ट एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश और बैंक। क्लियर? सेकेंड, फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जस्ट रिवर्स होगा, लेकिन सिर्फ किसको? क्रेडिटर को और बिल्स पेबल को ट्रांसफर करना है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट, फॉर अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग ऑफ एसेट्स। अब एसेट को सेल करोगे, सेल करके जो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब लायबिलिटी को पेमेंट करोगे, लायबिलिटी का, तो लायबिलिटी का पेमेंट के लिए मैंने बताया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, पेमेंट लायबिलिटी का करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फॉर एक्सपेंस मेड ऑन रियलाइजेशन या फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंस दे रखा होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश जा रहा है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब व्हेन अ पार्टनर टुक ओवर एसेट, कोई पार्टनर कहता है कि मेरे को एसेट दे दो, एसेट दे दो, उसका क्या एंट्री करोगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। या मान लो ए ने एसेट ले लिया, ए कैपिटल टू रियलाइजेशन, बी ने कोई एसेट ले लिया, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद अब जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट का या लॉस का। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, उसका एंट्री मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाने वाला हूँ। इससे जो प्रॉफिट आएगा उसका एंट्री बता के फिर आपको एंट्री करना सिखा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं कहता है जर्नल एंट्री करने के लिए, डायरेक्ट कह देगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाए। रियलाइजेशन अकाउंट लिख दिया, बहुत ही आसान है, इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। कहने का मतलब कि एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, तीनों में सबसे अगर इजी देखा जाए तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है। ठीक है, बहुत आसान होता है, टाइम भी कम लगेगा। पर्टिकुलर रुपीज, सॉरी यहां भी पर्टिकुलर लिख देना, ये लिख दिया मैंने। अच्छा, देखो कैसे सॉल्व करते हैं।
जैसे क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी डिसाइडेड या डिसाइड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द फॉर्म एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन दैट इज 31 दिसंबर। मार्च नहीं है, दिसंबर है, मार्च होगा तो मार्च लिखना। 2020 वाज एज अंडर। ये बैलेंस शीट दे रखा है, ये फॉर्म का पोजीशन है और ये मैंने पढ़ ही दिया था। इसके बाद देखो गौर से कि जितने भी एसेट है ना इसको डेबिट में दिखाना है, सिर्फ कैश को छोड़ करके। रिएक्शन में ट्रांसफर करना है, तो रिएक्शन अकाउंट डेबिट टू तुमने ट्रांसफर किया था ना, बी आर टू डेटर टू स्टॉक टू फर्नीचर। तो सर क्या करना है, इसको कॉपी करना है। देखो एग्जाम में बस लेना, कॉपी करना है, यहाँ पे बस क्वेश्चन में रखा हुआ है उसको देख के कॉपी करना है। और करना क्या है इसमें, देखो तो बर्डन बना के रखो कि नहीं बहुत टफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझाने वाला बंदा होना चाहिए बढ़िया। चलो याद देखो, समझा करो अच्छे से। ये जो मैंने बता दिया तुम लोगों को कि सबसे पहले मैंने क्या किया, कैश को छोड़ करके जितना भी है कैश का सारा आइटम उसको मैंने छोड़ दिया, कैश बैंक जो भी होगा छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे डेबिट में मैंने कॉपी किया बुक वैल्यू से, और इधर का सिर्फ क्रेडिटर को, और बीपी होता तो बीपी को। कैपिटल नहीं आता इसमें, ठीक है। 2750 इसको भी ट्रांसफर करना है क्योंकि इसको पे करना है, बाहर वाला है बंदा। अब देखो दो ही आइटम था। अब क्या करते हैं, इस सारे आइटम्स को इधर का डेबिट वाले का पेमेंट बेच के जो पैसा आएगा इधर लिखना, और इसका पेमेंट इधर करना टू कैश। ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं क्रेडिटर्स, याद रहेगा। और ये जो है एसेट्स को सेल करके जो पैसा आएगा, नहीं भी लिखेंगे चलेगा ये। अब बोलोगे सर ये सबको बेच के, पहले तो मैंने बोला ट्रांसफर कर दो, फिर क्रेडिटर को ट्रांसफर कर दो। अब ये सबको सेल करेंगे, सेल करके जो पैसा आएगा, तुमको याद होगा सेल करके पैसा कैसे आया था। एक एसेट 2200 में सेल हुआ था क्योंकि 2400 का डेटर था। ये जो डेटर था ये 2400 का था। तो प्रूफ किया गया कि 200 रुपया जो है वो नहीं मिलने वाला है, वो बैड है, बैड डेट्स है, तो 2200 आया। एक 300 बिल रिसेबल जो है उससे पूरा का पूरा रियलाइज़ हो गया 300, और एक था तुम्हारा 1700 में स्टॉक से रियलाइज़ हुआ था क्योंकि स्टॉक जो था 1750 था लेकिन बेच के आया था 17। तो पूरा कैसा जो है ये सेल हो गया, ये सेल हो गया और ये सेल हो गया। क्लियर। तो इसमें आया कितना 4200, मैंने लिख दिया यहाँ पे 4200। अच्छा, लेकिन फर्नीचर बिका नहीं है, फर्नीचर किसी ने ले लिया, इसी साइड दिखाना है। लेकिन वो लिखेंगे बीज कैपिटल, क्योंकि बी ने कहा था भाई मेरे को दे दो 50, उसको कम पैसा देंगे, 50 रुपीज़ कम देंगे। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो 50 रुपीज़ का मैंने उसे फर्नीचर पे कर दिया, दे दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये चारों आइटम हो चुका। अब ये क्रेडिटर का पेमेंट इधर, बोले तब भी नहीं बोले तब भी पे करना है। अब ऐसा थोड़ी तुमसे कोई आउटसाइडर नहीं मांगेगा तो तुम पे नहीं करोगे, तुम्हारी जो लायबिलिटी है उसको पे करना है। एनी हाउ 2750 पे कर दिया। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने लिख दिया था पहले से, क्रेडिटर लिख चुका हूँ, खाली अमाउंट नहीं लिखा था। इसको मैं लिख दूँ यहाँ पे 2750। अच्छा, अगर कुछ एक्सपेंस है, 200 का एक्सपेंस था, एक्सपेंस तो जानते हो डेबिट में होगा, सब कुछ मैंने दिखा दिया, अब कुछ भी नहीं दिखाना है। थोड़ा सा जगह छोड़ देना यहाँ पे, क्योंकि प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर का ऐड करेंगे और इस साइड का ऐड करेंगे। ऐड करके देखेंगे कितना होता है, उसके बाद इधर का लेस करेंगे, किधर का में लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। तो मैं बता दूं आपको, सबसे पहले और कोई आइटम तो नहीं है, नथिंग है, इधर भी कुछ नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस साइड का जब ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा वो देख लेता हूँ मैं। 2 और 3 हो जाएगा, और ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ, इधर आ जाएगा 7450। ये मैंने सारा का सारा टोटल ऐड किया। इधर का ऐड करेंगे ना तो कम आएगा, क्योंकि ये 800 ये हो गया, 1000 हो गया, तो 5 7 8 8000 होगा। ठीक है, यानी कि किधर कम हो रहा है किधर ज़्यादा होता है, इधर कम है किधर ज़्यादा है। ये कहने का मतलब इधर 2750 और 4200 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7। ओ 7000 इधर हो रहा है, इधर आ रहा है कितना 7000 है। एक मिनट देख लेता हूँ, 7450, ठीक है ये भी। हाँ तो 450 कम 7000 है, इधर 450 ज़्यादा है, तो इधर लिख देंगे हम लोग बाई लॉस 450। ये हमारा लॉस हो रहा है इस साइड में। अब इसको क्या करेंगे, पार्टनर कौन थे, ए थे, बी थे, सी।
इस साइड के ऐड करना है, इस साइड को, इस साइड का ऐड किया इतना, इस साइड का ऐड किया कितना हो गया 7। अगर क्रेडिट साइड हमारा डेफिसिट हो रहा है, कम हो रहा है कितना का 450 का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। लॉस को मैंने क्या किया यहाँ पे 7450 दोनों को इक्वल कर दिया। इसको क्या करना है 450 को रेशियो दे रखा है कितना 5:3:2 5:3 और 2। अब क्या करेंगे 450 का 5 और 3 और 2 8 और 10 हो गया, ये 5/10 3/10 और 2/10 2/10। अब करना क्या है, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल कर दिया इसको। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ तो वो जो जितना अमाउंट था उसको दिखा देना। इसका हो जाएगा 5 to the 200 और ये 20 225 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 135 और लास्ट वाला 45 × 2 तो हो जाएगा 90 हो जाएगा। चलिए ये हमारा जो है लॉस या प्रॉफिट तक देख रहे हो, यहाँ पे लॉस हो रहा है, इस लॉस को मैंने कर दिया यहाँ पे। इसके बाद जो हमारा आइटम होगा वो कौन सा होगा, नेक्स्ट गौर से देखेंगे। ये तो मैंने बता दिया रिएक्शन अकाउंट। रिएक्शन अकाउंट के बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक होता है ये मैंने बता दिया। सबसे पहले एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सारे एसेट्स को पहले ट्रांसफ़र करना है। मैंने सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र किया था, उसके बाद लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करना है, इसको सेल करना है, सेल करके बाई कैश इधर दिखाना है, और एक एसेट इसने ले लिया था तो बाई बी कैपिटल लिख दिया। इसका पेमेंट किधर करना है, यहाँ पे करना है इसका पेमेंट। उसके बाद से जो कैश होगा वो कैश रिएक्शन का जो खर्च है, जो भी एक्सपेंस का है उसका करेंगे। लायबिलिटी का पेमेंट हुआ, ऐड करके बैलेंसिंग करेंगे, लॉस आएगा, लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो मैं बताने जा रहा हूँ इसी में। क्लियर, याद रखना है लॉस कितना था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मुझे बनाना है। यहां लिखते हैं पार्टिकुलर्स ए और ये बी और ये सी। फिर यहां लिखूंगा पार्टिकुलर्स लिख दिया ए बी और सी। थोड़ा जगह कम हो रहा है। ए बी सी, ए बी और सी एनफ है, इतना काफ़ी है, आप पहले से अरेंज कर लेंगे। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, क्योंकि एसेट्स से रियलाइजेशन होता है। एसेट्स को बेच करके जो पैसा आता है, सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी। सर कहाँ से दिखाएंगे बाई बैलेंस बीडी, तो बाई बैलेंस बीडी जो कैपिटल तीनों का दे रखा है 1000, इसका 500 500, इसका 50 दे रखा है, तो कैपिटल दिखा देना, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है इसलिए क्रेडिट में शो किया जाता है ये। ठीक है, इसके बाद देखोगे रियलाइजेशन। क्यों रियलाइजेशन इधर लिखा, जो लॉस होगा ना वो कैपिटल को डिक्रीज करेगा, इसलिए डेबिट दिखाएंगे। तो लॉस मैंने निकाला था ना 225 और एक था 90 था, और एक कितना था जो सॉल्व किया था वो कितना था 135 था। ठीक है 135। ठीक है, ये लॉस हो गया। अच्छा अब सुनो यहाँ